नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम जगत में। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाएंगी। तो दोस्तों, पॉलिटी चल रही है हमारी जीएस के सेक्शन में, और पॉलिटी में आज का हमारा चैप्टर है दोस्तों भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि भारत के संविधान पे विदेशी स्रोत से मतलब है कि जो विदेशों के संविधान से, अन्य देशों के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ें वहाँ से ली गई हैं और इनका क्या महत्व रहा है वहाँ पे। तो आज इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय संविधान से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से किन किन देशों से ली जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो हमारा आज का चैप्टर भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं कि भारतीय संविधान जब का निर्माण हो रहा था तो उस समय हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस थे कि भारत को किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। उसी के मद्देनज़र भारत के संविधान निर्माताओं ने जो है सबसे पहले ये देखा कि विश्व में कितने टाइप के संविधान मौजूद हैं हमारे यहाँ। तो जितने भी संविधान मौजूद थे हर कुछ चीज़ों को वहाँ से, हर जगह से कुछ न कुछ चीज़ों को लिया गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो चीज़ें वहाँ से उठा के यहाँ पे ऐसा सच डाल दी गई हैं, ऐसा नहीं है। उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो है उसका वर्णन किया गया है, उसका हर एक पॉइंट का एनालिसिस किया गया था और उसमें कुछ संशोधन करके भारत के परिप्रेक्ष्य में उसको शामिल किया गया था। तो चलिए देखते हैं किन देशों से हमें क्या क्या लिया गया है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तरफ। जो पहला देश है हमारा, तो चलिए लेते हैं अमेरिका। अब देखते हैं अमेरिका से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। हमें पता है दोस्तों कि अमेरिका जो है दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, इसलिए यहाँ का जो संविधान है ये सबसे पुराना संविधान माना जाता है। हालांकि ये लिखित संविधान नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या लिया गया था। अमेरिका जो सबसे पहली चीज़ ली गई दोस्तों वो प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। इसमें दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ली गई अमेरिका से वो था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का अगर जन्मदाता अगर अमेरिका को कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पहली बार किसी संविधान में मौलिक अधिकारों पे इतना जोर दिया गया था कि मौलिक अधिकार से हमें किन किन चीज़ों से आने, हमारे मतलब जो जितने भी उस देश के नागरिकों को उनको मौलिक अधिकारों की आवश्यकता कितनी होती है वो आज के समय में हम देख सकते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है अगर अमेरिका की देन कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। और अगर तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ली गई दोस्तों अमेरिका से वो है न्यायिक पुनरावलोकन। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में आपके पूछा जाता है। जो किसी भी वनडे एग्जाम में अगर आपको बैठना है, निकालना है, अगर पॉलिटी से इस सेक्शन से अगर क्वेश्चन आता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या अमेरिका से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ अगर एक बार किसी सब्जेक्ट पर अगर जुडिशरी या हमारी जो न्यायपालिका ने कोई चीज़ अगर निर्णय दे दिया है तो ऐसा नहीं है कि वो सार्वभौमिक सत्य है। तथ्यों के आधार पे उस समय हो सकता है वो चीज़ें सत्य हों, लेकिन आने वाले कुछ सालों में अगर वो चीज़ें अगर तथ्यों पे आधारित न रह करके अगर उसमें कोई दिक्कत है तो न्यायालय अपने ही निर्णय पे उस अपना अवलोकन कर सकती है और अपने निर्णय को बदल सकती है। जैसा कि पिछले चैप्टर में आपको बता रहे थे कि प्रस्तावना से रिलेटेड था, तो क्या प्रस्तावना संविधान का भाग था उस समय? तो उस समय ऐसा नहीं था। बेरूबारी मामले में, बेरूबारी यूनियन संघ के बाद 1960 में न्यायपालिका ने कहा था कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती का मामला है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में भारतीय संविधान ने अपने पूर्व के निर्णय को बदला और माना कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का भाग है। तो चलिए दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन के बाद देखते हैं दोस्तों उसमें अगला क्या लिया गया। हम इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उसमें ली गई कि निर्वाचित राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग। निर्वाचित राष्ट्रपति के खिलाफ के विरुद्ध महाभियोग। अब दोस्तों, चूंकि हमें पता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद्धति की प्रणाली, शासन प्रणाली है, तो वहाँ राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लिया जाता है। लेकिन अगर इसका मतलब लिया जाए कि क्या राष्ट्रपति हर जगह वही है, तो इसका मतलब राष्ट्रपति के अर्थ में यहाँ सीधा सा अर्थ है राष्ट्राध्यक्ष। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष
जिस किसी देश में राष्ट्रपति प्रणाली है वहाँ या जो भी राष्ट्राध्यक्ष है उसके खिलाफ अगर निर्वाचित है तो उसके खिलाफ कौन कौन से उसकी क्या महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी, महाभियोग की प्रक्रिया की यहाँ बात की गई है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया थी, ये अमेरिका से लिया गया है और राष्ट्रपति का हमारा सीधा सा अर्थ है कि राष्ट्राध्यक्ष है। और उसके अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद सबसे पहले अमेरिकी संविधान से लिया गया था और इसलिए लिया गया कि अगर बाई चांस के अगर कोई ऐसी स्थिति कोई ऐसी आपदा आन पड़े कि राष्ट्रपति न हो तो उसकी जगह शासन की व्यवस्था किसके हाथ में होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति के हाथ में होनी चाहिए। और इसलिए उपराष्ट्रपति का जो पद है वो लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। और उसके खिलाफ और अगला पॉइंट है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के हटाने की जो प्रक्रिया होती है, जो हटाने क्या उनके ऊपर हमारे न्यायाधीशों के खिलाफ जो महाभियोग की प्रक्रिया एक तरह आप कह सकते हैं, इसको ब्रैकेट में महाभियोग भी हम लोग कह सकते हैं कि जो न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो चाहे वो हाई कोर्ट की है, वो ये प्रक्रिया जो है ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। और आखिरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट ली गई संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है दोस्तों, वो लिया गया है वित्तीय आपातकाल। हालांकि अभी तक भारत में कभी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये प्रावधान अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में डाला गया है। क्योंकि देखिए 1991 की अगर घटना हम लोग याद की जाए तो वो एक अघोषित वित्तीय आपातकाल था, लेकिन औपचारिक रूप से कभी भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। तो दोस्तों आप चाहें तो इसका अपना एक हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं यहाँ से, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो अमेरिका से एक क्वेश्चन जरूर रहता है दोस्तों। तो इतनी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपको बताई हैं। चलते हैं बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ हम। तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। अब हमारा अगला देश है, अगला वो सबसे इम्पोर्टेंट देश जिसका भारत के संविधान पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा वो है ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के संविधान से भारत में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। अब देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान का भारत के संविधान से काफ़ी समानताएँ हैं दोस्तों। क्यों है ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्रिटेन का यहाँ 200 साल शासन था। जब हम हमारे जो पिछले वीडियोस में अगर आप जाएंगे जिसमें हमने पढ़ा है भारत का संवैधानिक विकास, उसमें देखा जाएगा तो ब्रिटिश ने जो है यहाँ पे धीरे धीरे शासन की जो प्रणाली शुरू की, तो भारतीय जो है इस शासन प्रणाली से परिचित हो गए थे। और इसीलिए भारत में जो सबसे पहली चीज़ ली गई वो संसदात्मक शासन प्रणाली। अब संसदात्मक शासन प्रणाली क्या है? जहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली होती है दोस्तों, वहाँ जो है संसद का प्रभुत्व होता है। जैसे अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका में है राष्ट्रपति शासन की प्रणाली, तो वहाँ संसद का इतना रोल नहीं रह जाता है। वहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो वहाँ के राष्ट्रपति का होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय जो है वो अंग्रेजों के अंदर 200 साल के अंदर दास्ता थी, और ब्रिटेन ने जो है यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली से भारतीयों को कुछ हद तक परिचय करा दिया था। इसीलिए भारत जो है वहाँ से संसदीय शासन प्रणाली वहाँ से ली गई थी। और दूसरी है एकल नागरिकता। जैसे कि भारत में देखा जाए दोस्तों कि हमारी एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान और ब्रिटेन के संविधान में समानता ये है कि यहाँ दोनों जगह एकल नागरिकता है। यहाँ नागरिक जो है सिर्फ एक देश का नागरिक होता है, वो किसी राज्य का नागरिक नहीं होता। अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका में आप देश के नागरिक के साथ साथ अपने राज्य के नागरिक होते हैं। जैसे अगर कैलिफोर्निया की बात की जाए तो वहाँ आप एक सबसे पहले अमेरिका के नागरिक होंगे, उसके बाद कैलिफोर्निया के नागरिक होंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप हैं, चाहे आप यूपी से रहिए, चाहे महाराष्ट्र से, चाहे बंगाल से, चाहे असम से, आप कहीं रहिए, उसमें उसकी कोई महत्वता नहीं होती। यहाँ इसको कहा जाता है एकल नागरिकता, जहाँ सिर्फ राष्ट्र की नागरिकता होती है, जहाँ किसी राज्य की नागरिकता नहीं होती, वो एकल नागरिकता कही जाती है। तीसरा पॉइंट हमारा है विधि निर्माण की प्रक्रिया। अब कोई संसद में जो विधि निर्माण की एक उसकी अंडरस्टैंडेबल प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया क्या होती है? जैसे कोई पहले अधिनियम आता है, अधिनियम जो आया वो संसद में सबसे पहले दोनों सदनों में पास कराया जाता है। अगर वो दोनों सदनों से पास हो गया फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास, और जिस दिन राष्ट्रपति उसको मंजूरी देता है तब वो संसद से पास माना जाता है। तो उसकी एक विधिक प्रक्रिया हो गई। आप जैसे डायरेक्ट किसी एक सदन से पास करा के राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते जब तक कि वो दोनों सदनों से इक्वली में सिंपल मेजॉरिटी से पास नहीं की गई हो। अब विधि निर्माण प्रक्रिया में भी 3 प्रकार के जो प्रक्रियाएं होती हैं। एक में होती है आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, एक में होती है विशेष बहुमत चाहिए, जैसे 2/3 राज्यों का 2/3 बहुमत, और तीसरी प्रक्रिया होती है कि आपको 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए। तो अभी हम उसमें आगे पढ़ेंगे। तो इसी को कहा जाता है विधि निर्माण की एक विशेष प्रक्रिया होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विधि का
शासन। विधि का शासन से आपको क्या आशय है? विधि का शासन से ये है कि यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होगा। व्यक्ति बदलते रहते हैं, व्यक्ति आते जाते रहते हैं। शासन किसका होना चाहिए? विधि का होना चाहिए, कानून का होना चाहिए और संविधान का होना चाहिए। यहाँ विधि का शासन का अर्थ है संवैधानिक शासन। आप इसको संवैधानिक शासन भी कह सकते हैं। आप इसको संवैधानिक शासन भी कह सकते हैं। संवैधानिक शासन से यहाँ आशा है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन संविधान या नियम, वो नियम कानून जो है वो संवैधानिक हिसाब से चलना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार से आशा है दोस्तों कि संसद के पास हमारे कुछ विशेषाधिकार है, जैसे कानून बनाने का अधिकार है, राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार है। मतलब यहाँ जो सुपीरियरिटी होती है, जो सर्वोच्चता होती है, वो संसद की है। उसी को इसी विशेषाधिकार को संसदीय विशेषाधिकार कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रिमंडलीय प्रणाली। अब मंत्रिमंडलीय प्रणाली अगर दुनिया में किसी ने दिया है तो ब्रिटेन ने दिया है दोस्तों। हम देखते हैं कि जो वहाँ का लिखित संविधान है, वहाँ सबसे पहले विभागीय जो प्रणाली शुरू हुई या मंत्रिमंडलीय प्रणाली शुरू हुई थी, वो ब्रिटेन से शुरू की गई थी, और इसी को भारत ने जो है ब्रिटेन से लिया था। और हमारे यहाँ देखा जाए तो प्रधानमंत्री भी जो है मंत्रिमंडल के बहुमत के आधार पर ही निर्णय करता है, तो इसीलिए भारत में जो है मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। हमारा नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है द्विसदनवाद। द्विसदनवाद से आशय है दोस्तों कि कहीं कहीं संसद सिंगल सदन का होता है, सिर्फ जैसे लोकसभा अपने यहाँ है, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन दुनिया में हर जगह ऐसा नहीं है कि जहाँ देश की आबादी कम है, जिस देश की जिस तरह की शासन व्यवस्था है, कहीं कहीं एकल सदनवाद भी है। लेकिन भारत में जो द्विसदनवाद है वो लिया गया है ब्रिटेन से, और यहाँ एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। जो हमारा निम्न सदन होता है दोस्तों वो होता है लोकसभा, और जो हमारा उच्च सदन होता है वो होता है राज्यसभा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा देश है वो है आयरलैंड। अब आइए देखते हैं इस वीडियो में, इस पॉइंट में, कि आयरलैंड से क्या क्या चीज़ें भारत को ली गई हैं। तो जो आयरलैंड से चीज़ ली गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ली गई दोस्तों, वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जरूर पूछा जाता है। ये किसी न किसी रूप में आपसे जरूर पूछा जाएगा, चाहे आर्टिकल के रूप में, चाहे भाग के रूप में, चाहे ये विदेशी स्रोत के रूप में। तो आयरलैंड से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ली गई दोस्तों, वो ली गई थी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अच्छा, कहीं कहीं इसको भारत के संविधान में इसकी इतना महत्व है दोस्तों कि इसको कहीं कहीं संविधान की आत्मा या संविधान का लौकिक रूप कहा गया है इसको, कि संविधान का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, और ये लिया गया है भारत में आयरलैंड से लिया गया है। और दूसरा पॉइंट जो आयरलैंड से लिया गया है कि वो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, भाषा, कला, विज्ञान या समाज सेवा आदि से जुड़े जो लोग हैं उनको राज्यसभा में मनोनयन उनका करना। हम देखते हैं कि कभी सचिन तेंदुलकर हो गए या कोई भी ऐसा प्रख्यात जो चाहे हमारे अभिनेता अभिनेत्री हो गए, चाहे खेल जगत से लोग हो गए, वो राज्यसभा में उनको मनोनयन किया जाता है। वो इसी से किया जाता है कि आयरलैंड में ये प्रक्रिया चल रही थी, वहीं से जो है इसको लिया गया था कि चाहे भाषा, चाहे कला, चाहे साहित्य, चाहे जी किसी फील्ड में अगर आप एक प्रख्यात व्यक्ति हैं तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो आपको कुछ सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन करता है, तो उसी के हिसाब से राष्ट्रपति आपको मनोनीत कर सकता है। और ये प्रोविज़न लिया गया था आयरलैंड के सिद्धांत से। तो दोस्तों आइए देखते हैं नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट की गई हैं और उसके क्या प्रभाव होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया दोस्तों वह प्रस्तावना की भाषा। हम देखते हैं कि संविधान जो हमारा जो सबसे पहले चरण होता है वो संविधान की प्रस्तावना होता है। प्रस्तावना आपको इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ा चुके हैं, आप चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बॉलो या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें सब प्रस्तावना की भाषा क्या होनी चाहिए, सबसे इससे मतलब क्या है। प्रस्तावना की भाषा से आशय है दोस्तों कि प्रस्तावना सिर्फ पढ़ भर लेने से, अगर आप किसी संविधान की प्रस्तावना आप पढ़ लेते हैं तो आपको एक निचोड़ मिल जाता है कि संविधान का, कि संविधान कहना क्या चाहता है अपने नागरिकों के लिए और अपने नागरिकों के लिए वो क्या प्रावधान करना चाहता है। तो इसी को संविधान की भाषा प्रस्तावना की भाषा कहा जाता है। और इसी को अगर आप शॉर्ट में कहिए तो इसको संवैधानिक भाषा भी कह सकते हैं। दूसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि तीन सूचियाँ पाई जाती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो कुछ ऐसे विषय होते हैं जो संघ सूची में रखे जाते हैं, कुछ होते हैं राज्य सूची में रखे जाते हैं, जिन पे कानून बनाने का जो अधिकार होता है संघ सूची में वो विशेषाधिकार संघ का होता है, और राज्य सूची में जो होता है उस पर राज्य सरकारें अपने हिसाब से परिवर्तन या कानून बना सकती हैं। एक होता है समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें संघ और राज्य के दोनों विषय रखे जाते हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जो संघ और राज्य दोनों के होते हैं, उसको समवर्ती सूची में रखा जाता है। अगर समवर्ती सूची में अगर राज्य किसी विषय पे कानून बनाता है
और केंद्र उसको ओवर रूल कर देता है तो केंद्र का जो वर्डिक्ट होता है या केंद्र का जो कानून होगा वो लागू होता है। और ये लिया गया है, इसी को कहा जाता है समवर्ती सूची, और ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है केंद्र एवं राज्य संबंध एवं शक्तियों का विभाजन। चूँकि भारत एक बहुत बड़ा संघ है, यहाँ पे अनेकों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन राज्यों का इस केंद्र के साथ कैसा संबंध होगा। अब केंद्र राज्य संबंध से हमारा 3 टाइप का संबंध है, राजनीतिक संबंध, वित्तीय संबंध और सामाजिक संबंध। क्योंकि भारत में जो इतना विशाल देश है, तो ऑस्ट्रेलिया भी चूँकि भारत से बड़ा क्षेत्रफल में है और काफ़ी वहाँ भी आबादी इतनी नहीं है, लेकिन वहाँ की क्षेत्रफल ज़्यादा है, वहाँ की डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो वहाँ से लिया गया था केंद्र राज्य संबंध एवं शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन से ऐसा है कि राज्य के कानून बनाने की शक्ति की लिमिट्स कहाँ तक है, कि वो किस सीमा तक कानून बना सकता है, उसके ऊपर नहीं बना सकता। तो शक्तियों का विभाजन इसी को कहते हैं। अब विभाजन से ऐसा है कि आपातकाल में जो केंद्र की शक्तियाँ हैं वो राज्य की शक्तियों से अधिग्रहित हो जाती हैं, तो इसी को कहा जाता है केंद्र राज्य संबंध एवं शक्तियों का विभाजन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो संसद की संयुक्त बैठक। अब ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संयुक्त बैठक। जब कभी किसी मुद्दे पर, जैसे किसी मुद्दे पर अगर लोकसभा और राज्यसभा में बहस अगर हो रही है और कोई निर्णय नहीं निकल पाता है, तो राष्ट्रपति के आज्ञा अनुसार दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उस संयुक्त बैठक में एक वोटिंग कराई जाती है, और अगर वो बिल पास हो जाता है तो उसे बिल पास मान लिया जाता है। क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता थी और वहीं से इसको भारत के संविधान में लिया गया है। अगला पॉइंट है, अगली कंट्री है रशिया। अब आइए देखते हैं रशिया से क्या लिया गया। रशिया से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य से आशय क्या है कि अगर आप एक देश के नागरिक हैं तो आपका अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनते हैं। वो कर्तव्य क्या होता है वो हम पढ़ाएंगे। जब आपको भारत का मौलिक कर्तव्य हम पढ़ाने चलेंगे, उस सेक्शन में आपको कुछ पॉइंट्स हैं, कैसे सिटीजन आपकी क्या राइट, आपकी क्या ड्यूटीज़ है अपने देश के प्रति, उसको हम पढ़ाएंगे मौलिक कर्तव्य में। और ये रशिया से तब लिया गया था जब ये सोवियत रशिया हुआ करता था। तो हमारा अगला पॉइंट है कंट्री नंबर 6, दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ली गई थी। संवैधानिक संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जैसे हम बताएं, संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाएं होती हैं। एक सिंपल मेजॉरिटी, एक होती है विशेष बहुमत, एक होता है राज्यों के आधे से अधिक जो राज्यों की अनुमति आपको चाहिए। तो संवैधानिक संशोधन हम एक पूरी प्रक्रिया है, हम उसको जब पढ़ाएंगे आर्टिकल 368 तो हम उसमें आपको बताएंगे कि संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया क्या है, और इसको लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। और जो लास्ट पॉइंट है वो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब इसमें दिया गया कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया होती है, उसमें कौन कौन वोट दे सकता है, राज्यों की उसमें क्या भूमिका होती है, और केंद्र शासित प्रदेशों की क्या भूमिका होती है, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। तो इसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अगली कंट्री है जर्मनी। अब जर्मनी से सिर्फ एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ जो ली गई थी वो थी आपातकाल। आपातकाल का उपबंध जो 2nd वर्ल्ड वॉर के टाइम से जर्मनी ने सबसे पहले इसको प्रयोग में लाया था। तो जर्मनी के संविधान से ये चीज़ें भारत के संविधान से में ली गई हैं, लेकिन वो उसको ऐसा सच नहीं ली गई हैं जो जर्मनी के संविधान में जैसे थी। इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको इवेल्युएट किया गया था, और इसमें कुछ विशेष संशोधन के तौर पर, जैसे आपातकाल के बाद राष्ट्रपति या केंद्र के पास ऐसी क्या शक्तियाँ होंगी जो, और उसके नागरिकों से कौन कौन सी शक्तियाँ, कौन कौन से मौलिक अधिकार वापस लिए जाएंगे, कौन कौन से अधिकार उनके पास रहेंगे। तो केंद्र का आपातकाल में या राष्ट्रपति का आपातकाल में क्या प्रभाव हो सकता है, वो किस हद तक हो सकता है, वे आपातकाल में डिसाइड किया गया, और ये लिया गया था जर्मनी से। हमारी अगले पॉइंट जो है वो है कनाडा। अब कनाडा से लिया गया है तो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये लिया गया अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। अब अवशिष्ट शक्तियाँ कौन सी हैं? कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं दोस्तों जो केंद्र और राज्य दोनों के पास होती हैं, लेकिन उस पर विशेषाधिकार केंद्र का होता है, और उसी को केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना वो लिया गया है दोस्तों कनाडा से लिया गया है। और जो 2nd पॉइंट है हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया। हर स्टेट में जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, उनकी नियुक्ति की एक विधिक प्रक्रिया होती है जो कि केंद्र सरकार के पास होती है। केंद्र सरकार जो है वो राज्यों में जो है अपने राज्यपाल नियुक्त करते हैं, उसकी जो प्रक्रिया होती है वो कनाडा से ली जाती है दोस्तों। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जापान। जापान से यहाँ दोस्तों एक ही चीज़ ली गई थी, वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। तो किसी जो विधि की स्थापित प्रक्रिया जो होती है वो ली गई थी जापान से। इसका अर्थ क्या होता है कि किसी भी विधि की एक स्थापित प्रक्रिया होती है, वो उसी के द्वारा उसको लागू किया जा सकता है या उसी के द्वारा उसको अमूलित किया जा सकता है, और इसी को कहा जाता है विधि द्वारा स्थापित
प्रक्रिया, ये लिया गया था दोस्तों जापान से। हमारा जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, लास्ट कंट्री है फ्रांस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ली गई इसमें भ्रातृत्व की भावना, जिसको हम बंधुता कहते हैं, मतलब भाईचारा। बंधुता का जो मीनिंग होता है वो होता है भाईचारा। भाईचारा का जो इसी को भ्रातृत्व कहते हैं, इसी को बंधुता कहते हैं, और इसको लिया गया था फ्रांस से। और इसमें एक चीज़ और लिखी थी, गणतंत्रात्मक स्वतंत्रता। गणतंत्र का जो कॉन्सेप्ट होता है गणतंत्र का, वो लिया गया था फ्रांस से। और ये दोनों चीज़ें फ्रांस के संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी। तो इन 10 देशों का दोस्तों भारत के संविधान पे काफ़ी गहरा प्रभाव रहा। हमने बताया आपको किस देश से क्या क्या लिया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और रेगुलर विजिट करें हमारे चैनल पे। आने वाले सभी एग्जाम के लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे बेहतरीन प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो। धन्यवाद।